दावे के साथ और गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ लगातार टॉपर कुछ ना कुछ होते आए हैं। इस बार भी क्लास 10th में 99% ला करके पूरे पटना में हमारे ही टॉपर रहे हैं। और आर्ट्स डिपार्टमेंट खासकर +2 में हमारा काफ़ी ही अच्छा रहा है और उनका जो एवरेज QPI है वो ऑलवेज मोर देन 80 लगातार अंतिम 7-8 साल से लगातार वो देते आ रहे हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और यहाँ के बच्चे जो पास आउट किए हुए हैं कहीं ना कहीं UPSC में अपना परचम लहरा रहे हैं। DAV का फीस आप जब कभी भी कोई प्राइवेट स्कूल से आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा कम है। हो सकता है कि दूसरे स्कूल में AC रूम्स हो, AC का बसेस हो, जिसको कि हम लोग कहते हैं 5 स्टार स्कूल है, तो उस मामले में मेरा स्कूल 5 स्टार नहीं है और हम दावे के साथ कह सकते हैं, लेकिन रिजल्ट में हम कहीं ना कहीं 7 स्टार स्कूल हैं, 5 स्टार से आगे हैं। DAV का ही एक ये बहुत अच्छा परंपरा है कि ये स्पोर्ट्स को भी 3 लेवल पर कराते हैं, क्लस्टर, जोनल और फिर नेशनल। पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ निश्चित रूप से स्पोर्ट्स और जो अदर एक्टिविटीज़ है उस पर भी हम लोग इक्वल ही ध्यान देते हैं। उसको हम लोग हॉलिस्टिक अप्रोच कहते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। एक DAV का एक अलग ही नियम है जो कि शिक्षा, सेवा और संस्कार पे चलता है। यहाँ शिक्षा के साथ जो है संस्कार भी दिया जाता है, जो कि बहुत सारे कम स्कूलों में मिलता है। हमारे साथ हैं AC झा सर, जो शिक्षा के क्षेत्र में किसी नाम के मोहताज नहीं हैं और फिलहाल ये DAV BSCB में प्रिंसिपल के पद पे तैनात हैं। पटना में सैकड़ों स्कूल हैं। इन तमाम स्कूल के भीड़ के से हटकर DAV BSCB कॉलोनी ने एक अलग पहचान बनाई है। और ये सर कामयाबी कैसे आपने हासिल की और इस स्कूल की सफलता के पीछे राज क्या है? देखिए, DAV संस्था ही जो है, जो कि हमारे दिल्ली से गवर्न होती है और यहाँ पर पूरे बिहार में 97 स्कूल हैं। एक DAV का एक अलग ही नियम है जो कि शिक्षा, सेवा और संस्कार पे चलता है। यहाँ शिक्षा के साथ जो है संस्कार भी दिया जाता है, जो कि बहुत सारे कम स्कूलों में मिलता है। यहाँ नैतिक शिक्षा जो मॉरल एजुकेशन का है उसका भी क्लासेस रेगुलर तौर पर होते हैं और उतना ही नहीं, उसका क्वेश्चन आंसर भी इवन फाइनल में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जिससे कि बच्चे कहीं ना कहीं जागरूक रहते हैं। और आजकल जो देखा जा रहा है कि नहीं, बच्चों का माँ बाप के प्रति जो व्यवहार है वो काफ़ी ज़्यादा रुष्टपूर्ण है, तो वो कहीं ना कहीं DAV इस चीज़ में मदद करता है। ये हम पूरे DAV ग्रुप की ही बात कर रहे हैं, ये सिर्फ BSCB की ही बात नहीं है, ये हमारे पूरे DAV ग्रुप की ही बात है। सर, एक जो हमारे देश में अर्जुन की कमी नहीं है, बस एक द्रोणाचार्य जैसा गुरु होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि एक स्कूल की क्या भूमिका होती है बच्चों के भविष्य को संवारने में? एक अच्छे स्कूल की क्या भूमिका होती है? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है वहाँ पर कोई भी शिक्षा का महत्व नहीं देखा जाता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं तो डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हम ये कह सकते हैं कि नो डिसिप्लिन नो स्टडी। और इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा तात्पर्य रहते हैं कि अगर बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं हम लोग ये सस्पेंड करते हैं या स्कूल से भी निकालते हैं। लेकिन स्कूल से निकालना या सस्पेंशन सॉल्यूशन नहीं है। मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो गार्जियन हैं, उनसे मुखातिब होकर के कहना चाहेंगे कि अगर वो ध्यान दें इस चीज़ पर कि कम से कम बच्चे को हाथ में मोबाइल दें तो कहीं ना कहीं स्थिति और बेहतर हो सकती है। और बच्चे आजकल मोबाइल लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इधर उधर एक्टिविटीज़ में इंगेज ज़्यादा रहते हैं। हम लोगों में देखते हैं कि जब कभी भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, बाहर में जाकर के, स्कूल में तो कुछ नहीं कर पाते हैं लेकिन बाहर जाकर के वो मारपीट करना शुरू किए, तो ये सब कहीं ना कहीं मोबाइल का ही देन है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। और बच्चे में जो एकाग्रता होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, वो परसेंटेज काफ़ी कम हो गया है। 10 से 20% बच्चों में ही वो एकाग्रता देखा जा सकता है। 80% बच्चे जो है कहीं ना कहीं दूसरे एक्टिविटी में ज़्यादा लिप्त रहने लगे हैं। सर, एक समय था जब कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब समय बदल गया है। ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ इस खेल कूद और आर्ट एंड कल्चर के साथ बेहतर तालमेल कैसे आप लोग करते हैं ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके? DAV का ही एक ये बहुत अच्छा परंपरा है कि ये स्पोर्ट्स को भी 3 लेवल पर कराते हैं, क्लस्टर, जोनल और फिर नेशनल। और ये जो इवन नेशनल लेवल पर जो होता है इसका CBSE से भी, SGFI से भी मान्यता प्राप्त है। और हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि अगर इसको हम लोग हॉलिस्टिक अप्रोच कहते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट,
केवल पढ़ाई ही नहीं, जैसा पहले ही हम बताए शिक्षा ही नहीं सेवा संस्कार है, तो उसी तरह से इसमें हम लोग केवल पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ निश्चित रूप से स्पोर्ट्स और जो अदर एक्टिविटीज़ है उस पर भी हम लोग इक्वल ही ध्यान देते हैं। और ये डीएवी के ही इसमें लिखा हुआ है कि नहीं आप ये स्पोर्ट्स इस महीने में कराएंगे। जैसे अभी हम लोग क्लस्टर स्पोर्ट्स 2 और 3 अगस्त को कराने जा रहे हैं, तो पटना के सारे स्कूल्स इसमें भाग लेंगे। और इसमें हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे टीचर की गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि उनका सिलेक्शन जो है सो दिल्ली के माध्यम से ही होता है। और हमारे यहाँ जो टीचर हैं वही बैकबोन रहते हैं। किसी भी स्कूल के टीचर अच्छे और ख़राब होने से ही स्कूल अच्छा और ख़राब बनता है। डेफिनेटली प्रिंसिपल का ज़रूर ये काम रहता है कि उस टीचर को प्रॉपर चैनल में ढाल दें। सर 1993 में इस स्कूल की स्थापना हुई थी। 30 साल से ज़्यादा का सफ़र इस स्कूल ने तय कर दिया, लेकिन इसकी चमक दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या होता है कि इस्टेब्लिशमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद उसको ब्रसअप करके एक पोजीशन पे होल्ड करना कुछ ज़्यादा आसान हो जाता है। यह ज़रूर है कि उस पोजीशन को होल्ड करने में हमें कुछ परेशानी आती है, लेकिन हम ये दावे के साथ और गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ लगातार टॉपर कुछ ना कुछ होते आए हैं। इस बार भी क्लास 10th में 99% ला करके पूरे पटना में हमारे ही टॉपर रहे हैं। और आर्ट्स डिपार्टमेंट खासकर +2 में हमारा काफ़ी ही अच्छा रहा है। और उनका जो एवरेज QPI है वो ऑलवेज मोर देन 80 लगातार अंतिम 7-8 साल से लगातार वो देते आ रहे हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, और यहाँ के बच्चे जो पास आउट किए हुए हैं कहीं ना कहीं UPSC में अपना परचम लहरा रहे हैं। सर कई बार देखा जाता है माँ बाप जो हैं बच्चों के दाखिला को लेकर बहुत ही पशोपेश में रहते हैं। किसी स्कूल में दाखिला लिखाया जाए, किसी स्कूल की लंबी लंबी बस देख के या AC वाली बस देख के या बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के वो सोचते हैं कि काश इस स्कूल में मेरे बच्चों का दाखिला हो जाए। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं कि माँ बाप को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस स्कूल का चयन करना चाहिए ताकि उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके? सबसे पहला चीज़ तो आपको ये देखना होगा कि उस स्कूल का रिजल्ट कैसा होता है, उस स्कूल का जो है लर्निंग आउटकम क्या है। वो आप जब कभी भी यहाँ पर रहेंगे, स्कूल के बाहर में खड़े रहेंगे, तो बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं, उनके गार्जियन से पूछ सकते हैं कि नहीं आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, और उसके बाद उनको डिसाइड करना सबसे ज़्यादा सुविधामंद होगा। और हम चाहेंगे गार्जियन से ये बात कहना चाहेंगे कि ये चूँकि बिजली बोर्ड का स्कूल है और यहाँ पर 80% सीट्स उनके लिए रिजर्व रहता है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जनरल गार्जियन के लिए एडमिशन कराना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और यहाँ जिस क्लास में वैकेंसी है वो है नर्सरी, LKG, UKG और कुछ क्लास 8 में, और फिर 11 में 1 to 7 हम लोग कोई वैकेंसी निकालते ही नहीं हैं। सर अक्सर ये रहता है, सुनने को मिलता है कि इस स्कूल की फ़ी 10,000 है, इस स्कूल की फ़ी 15,000 है। एक तकाजा बन गया है कि जिसकी जितनी मोटी फीस होगी उसका एजुकेशन लेवल उतना ही बेहतर होगा। तो इसे आप मिथ मानते हैं या हकीकत मानते हैं? क्या राय है ये आपकी? मेरे हिसाब से एक मिथ ही है, क्योंकि हम ही लोग का फीस जो है काफ़ी नॉर्मलाइज्ड ढंग से है और हम लोग शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और DAV एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉफिट के लिए बना ही नहीं है। यहाँ पर जो है जब कभी भी एक सेवा के लिए और एक संस्कार के लिए, जैसा हमने कहा, उस चीज़ के लिए बना हुआ है। और यही कारण है कि DAV का फीस आप जब कभी भी कोई प्राइवेट स्कूल से आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा कम है। हो सकता है कि दूसरे स्कूल में AC रूम्स हो, AC का बसेस हो, जिसको कि हम लोग कहते हैं 5 स्टार स्कूल है, तो उस मामले में मेरा स्कूल 5 स्टार नहीं है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, लेकिन रिजल्ट में हम कहीं ना कहीं 7 स्टार स्कूल हैं, 5 स्टार से आगे हैं। एक सर जो माँ बाप का कंसर्न रहता है, एक फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहता है और जो एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ये एक मुझे बता दीजिए। हम लोग लगभग 15 दिसंबर से 15 जनवरी के भीतर में एडमिशन का प्रोसेस निकालते हैं। जैसा मैंने कहा, नर्सरी, LKG, UKG, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 1 अप्रैल को जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं, नर्सरी में उम्र 3 साल होना चाहिए, और इस हिसाब से 3, 4, 5 LKG के लिए 4 साल और UKG के लिए 5 साल, 1 के लिए 6 साल, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, उस हिसाब से हम लोग रखते हैं। और एक हम लोग इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। निश्चित रूप से नर्सरी और LKG में पेरेंट्स का भी एक उन लोगों का रिटर्न नहीं होता है, लेकिन पेरेंट्स के साथ वो बैठ करके बच्चों से हम लोग जो कोई स्पेशल डायग्राम या कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट्स दिखा करके उनसे पूछते हैं और उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं, और उस बेसिस पर उनका हम एडमिशन लेते हैं, जो कि निश्चित रूप से बहुत टफ होता है। बच्चे के मूड पर है कि हो सकता है उस दिन बच्चा जो है सो नहीं बोलने के मूड में हो और अच्छा बच्चा हो और छंट जाता हो, लेकिन कोई बच्चा उस दिन ज़्यादा बोल रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। आने वाले समय में
ये और मुकाम हासिल कर सके और ऊंचाइयों को छू सके, बुलंदियों को छू सके, इसके लिए क्या प्लानिंग वगैरह की है आपने? हम लोगों का फोकस मैक्सिमम पढ़ाई की तरफ में ज़्यादा रहता है और इसमें टाइम टू टाइम हम लोग टीचर से मीटिंग करते रहते हैं। जैसे कि हम लोगों का जो एवरेज QPI है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं अभी भी और चाहते हैं कि ये कैसे बढ़े और इसके लिए हम सब प्लानिंग करते हैं। असाइनमेंट का क्या रहता है, असाइनमेंट देना, बच्चों से इंटरेक्शन करना, पेरेंट्स PTM बीच बीच में ज़रूर कराना, जो वीक बच्चे हैं उनको अलग से क्लास देना। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं हम लोग रखते हैं और कोशिश करेंगे कि जो रिज़ल्ट हम लोग देते आए हैं उससे आगे भविष्य में इससे बेहतर रिज़ल्ट हो। सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।